हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें गेट का, तो गेट का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, यानी ईएससी में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम लोग बात करें एसएससी जेई, तो एसएससी जेई में सिलेबस में तो मेंशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से पूछा हुआ, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो हम लोग हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। और क्या करंट सिचुएशन है इसका, वो सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। तो प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोग सबसे पहली बात जो स्टडी करते हैं वो डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसमें आपका इलोंगेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और जिसकी यील्ड पॉइंट शो करता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व अपन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका यील्डिंग पॉइंट वगैरह शो होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डिजाइन स्ट्रेस लेते हैं वो हमारी डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है यील्ड स्ट्रेस। और अगर हम लोग डिफरेंट मटेरियल की बात करें, जो एक ब्रिटल होता है वो कभी भी यील्ड पॉइंट शो नहीं करता, इसलिए वहां पर हम लोग जो डिजाइन करते हैं डायरेक्ट फ्रैक्चर लोड यानी अल्टीमेट लोड पे डिजाइन करते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल में हम लोग एक पैरामीटर की बात करते हैं जिसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे पैरामीटर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये मानेंगे, जो हमारा डक्टाइल मटेरियल हम लोग जिसकी स्टडी करेंगे वो हमारा माइल्ड स्टील है। और माइल्ड स्टील की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.30 होती है। डायरेक्ट आईएस कोड देता है IS 800। ठीक है, 2007। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील जो होता है, यानी रो इज इक्वल टू 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जब हम लोग माइल्ड स्टील का यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट करते हैं यूटीएम के थ्रू, मान लिया कि ये हमारी बॉडी थी जिसका हमारा लेंथ एल था, इस मेंबर की लेंथ एल थी, हमने लोड लगाने से पहले एल लेंथ था, और यहाँ पर हमने लोड लगाया, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इलोंगेट करेगा ऐसा कुछ। ठीक है, इलोंगेट करते करते ये एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा एल जिस तरफ से मूव करता जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो देता है एक हुक्स नाम के साइंटिस्ट थे जिसको अपन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर ई मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से जब टेस्टिंग किया गया तो आपको ये देखा गया कि जो इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, ये कुछ इस टाइप से, यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनने के बाद ये आपका ऐसा कुछ बना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर एक जिगजैग फॉर्म बनता है। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे पहुंचने के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर आप विदाउट इंक्रीमेंट एनी लोड, द डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंटली, और एक पॉइंट जाने के बाद ये डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसमें करेस्पॉन्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं, यानी इसको मैक्सिमम लोड को हम लोग अल्टीमेट लोड बोलते हैं, और करेस्पॉन्डिंग इस स्ट्रेस को FY यानी यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक रीजन होता है A B, करेस्पॉन्डिंग C, करेस्पॉन्डिंग D, E, F, G। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जोन होता है। यहाँ से ए कर तो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी तक बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, सी को अपर यील्ड पॉइंट, डी को लोअर यील्ड पॉइंट, ई को डी रीजन को हम लोग यील्ड प्लेटू जोन बोलते हैं, या इसको रेफर करते हैं एज अ क्रीप जोन। और यहाँ से EF से हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और इस जोन को FG बोलते हैं नेकिंग डिफॉर्मेशन जोन। तो ब्रॉडली डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में प्लास्टिक एनालिसिस में। तो यहाँ पर जब भी हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस में डिस्कस करने जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। और एजम्पशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो हमारा अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट हो रहा है ये नहीं बनेगा, डायरेक्ट हमारा लोअर यील्ड पॉइंट बनेगा। और ये और इलास्टिक पॉइंट दोनों क्या करेंगे, कॉन्साइड करने के बाद डायरेक्ट ये बनेगा। और हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन जो अभी हमने बताया, ये कभी भी शो नहीं होगा, इसको अवॉइड करो। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाता आइडियल शेप ऑफ प्लास्टिक का।
आइडियल शेप, ठीक है, ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक जोन और इसको बोलते हैं अपन प्लास्टिक जोन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक जोन और इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक जोन। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग ड्यू टू फ्लेक्चरल एक्शन करेंगे। फ्लेक्चरल एक्शन कहने का मतलब कि मान लीजिए ये कोई आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, छोटा सा बना रहे हैं अपन, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर इसका लेंथ आपका एल, ये लेंथ एल है, यहाँ पर ए सपोर्ट है, यहाँ पर बी सपोर्ट है और यहाँ पर अपन लोडिंग इस तरीके से कुछ लगाएंगे, दैट विल बी ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड। तो यहाँ पर एक एक्सिस ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ से आपका कुछ ये ऐसा डिफॉर्म करेगा और यहाँ पर ये कुछ ऐसा डिफॉर्म करेगा। हम लोग देखेंगे एक प्लेन ऐसा बन रहा है जहां पर आपका लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो ओरिजिनल लेंथ था वही बाद में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर जोन जाओगे तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूअसली। आउटर फाइबर पर मान लेते हैं हम लोग एल माइनस डेल्टा एल, और एक्सट्रीम फाइबर पर, बॉटम फाइबर पर ये इंक्रीमेंट होने के बाद हम लोग मान ले रहे हैं कि ये एल प्लस डेल्टा एल होता जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई देगा कि ये बेस विड्थ आपकी बी हो गई और ये आपकी डेप्थ आपकी डी होगी। तो करेस्पॉन्डिंग एक जोन ऐसा आएगा जहां पर आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। अगर जिस प्लेन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा आपका आफ्टर ड्यू टू अप्लाइंग द लोड, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। और करेस्पॉन्डिंग इसके ऊपर देखें तो लेंथ आपका डिक्रीमेंट हो रहा तो ये आपका माइनस जाएगा, ये आपका प्लस जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अगर आपका लेंथ आपका इंक्रीमेंट हो रहा, मान लिया ये पी हमने फोर्स लगाया और लेंथ आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, ऑब्वियसली ये आपका टेंसाइल फोर्स है। तो ऐसा फोर्स जिसकी वजह से आपकी लेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे फोर्स को हम लोग नेचर में टेंसाइल नेचर मानते हैं, यानी ये टेंसाइल फोर्स होगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये लोड अगर आपका लेंथ की वैल्यू डिक्रीज करे, यानी अपन ऐसा लोड लगा रहे हैं, ये अपन ऐसा लोड लगा रहे हैं, तो ये लेंथ आपका डिक्रीज करेगा, तो यानी यहाँ पर एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। तो ऐसा जोन जिसमें आपकी लेंथ डिक्रीमेंट हो रही है, ऐसे जोन में आपका जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। यानी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, अबव द न्यूट्रल एक्सिस जो भी स्ट्रेस होगा, यानी जो भी जोन होगा वो आपका कंप्रेशन जोन होगा, और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो भी जोन होगा वो आपका टेंशन जोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी एक न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी और यहाँ पर हम लोग ऐसा मानेंगे। यहाँ पर एक एजम्पशन हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट प्लास्टिक मैकेनिज्म तक हमारा ये लीनियर होगा, यानी ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है। और करेस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ये ऐसा होता है, हमेशा 1 डिग्री बनता है। ये कई बार पूछा हुआ कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू फ्लेक्सुरल एक्शन वो कैसा होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर 1 डिग्री, क्योंकि अभी हमने एक वर्ड बोला कि जो भी आपका एक्शन होगा वो फ्लेक्सुरल एक्शन होगा। और सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, हम लोग जानते हैं सिंपल बेंडिंग इक्वेशन से, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये क्या लिखा है? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एम बाई आई। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एम बाई आई और ये मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा और इसके बीच में आपका जो वेरिएशन हो रहा है वो 1 डिग्री के लिए हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेन का, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपका होगा एम बाई आई, ठीक है। एम बाई आई को हमने कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि किसी भी सेक्शन पे आप जाइएगा तो ये देखिएगा ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन कांस्टेंट है, तो आई इज इक्वल टू इसके हिसाब से बी डी क्यू बाई 12 हुआ, क्योंकि बेंडिंग एक्सिस आपका इसके अबाउट हो रहा है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपकी मूवमेंट होगी, अगर हम लोग इसका बीएमडी बनाए तो इसका बीएमडी कुछ इस टाइप से मैं इरेज करके बना रहा हूँ। तो अगर हम लोग इरेज करके यहाँ पर बनाए बीएमडी इसका, तो बीएमडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और जो लग रहा है यूडीएल, यूडीएल लोडिंग की वजह से आपका पैराबोला बनेगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा आपका वो पैराबोला होगा। और फिर उसके बेसिस पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा। तो हमें पता है
कि इसका एसएफटी की बात करें तो यहाँ पर आपका सिमेट्रिक होने की वजह से ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये आपका WL/2 और ये आपका WL/2, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस। सो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका शियर फोर्स है, यहाँ पर जो आपका शियर फोर्स है, यहाँ पर जो आपका शियर फोर्स है वो आपका पॉजिटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है WL/2 की वैल्यू। और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा, लेकिन इसके हिसाब से आपका मैक्सिमम होगा। तो ये जो वैल्यू आती है ये आपका होता है WL²/8। ठीक है, यहाँ पर WL²/8 हो गया ये वैल्यू। और उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, तो इस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं यील्डिंग मोमेंट। यील्डिंग का मतलब ये होता है, यील्डिंग सेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जब आपका आउटर फाइबर, यानी अगर हम लोग स्ट्रेसस डायग्राम यहाँ पर देखें तो स्ट्रेसस डायग्राम आपका ये कुछ ऐसा होगा, ये समथिंग कुछ ये ऐसा बनेगा, और ये सिग्मा वाई आफ्टर, ये पहले सिग्मा वाई रीच कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यील्डिंग सेक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा बात करें कि ये जो हमने लोडिंग लगाया था ये बहुत कम लगाया था, और एक करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई यील्डिंग वगैरह जोन अभी डेवलप नहीं हुआ है, इतना लोड हमने लगाया नहीं। फिर अगर हमें यील्डिंग जोन लगाना पड़ेगा यानी यील्डिंग डेवलप कराना पड़ेगा तो और लोड लगाएंगे। ठीक है, ये कुछ ये ऐसा लग जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग और लोड लगाएं कि तब तक लगाएं जब तक ये फेल ना हो जाए, तो ऐसा सेक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन, यानी ऐसा मटेरियल जो जहां पर इंटायर क्रॉस सेक्शन पर जो स्ट्रेसेस वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे सेक्शन को हम लोग प्लास्टिक सेक्शन बोलते हैं। और ऐसा मटेरियल जो आपका आउटर फाइबर पर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस तक यानी यील्डिंग को डेवलप हो जाए और बॉटम पर यील्डिंग डेवलप हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, और ऐसा सेक्शन जो बिफोर द यील्डिंग फेल हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं स्लेंडर सेक्शन, SLENDR, स्लेंडर सेक्शन। अभी ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था ये फिलहाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में स्लेंडर सेक्शन किसे कहते हैं, तो स्लेंडर सेक्शन हम लोग उसको कहते हैं जो बिफोर यील्डिंग फेल हो जाए, उसको स्लेंडर सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन पैरामीटर या तीन टाइप के मटेरियल को बाइफरगेट किया। पहला हमने बात किया स्लेंडर सेक्शन को, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा ये आपका यील्डिंग सेक्शन हो गया, यानी आपको सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन बोलते हैं, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। और तीसरा हो गया आपका इलास्टिक प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी वर्किंग मूवमेंट होगा, वर्किंग मूवमेंट के पहले ये बॉडी फेल कर जाएगी। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो अप टू यील्डिंग हो सकती है, ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में। और यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारी अप टू प्लास्टिक भी हो सकती है, या प्लास्टिक से अगर हमें फेल कराना है तो हम लोग इक्वल टू बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें ये फेल कराना है तो इस बॉडी का तो मोमेंट जो होगा ये फेल तभी होगा जब आपकी उसकी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, MP। तो यहाँ पर आपके पास तीन टाइप के मोमेंट, एक वर्किंग मोमेंट, एक आपका यील्डिंग मोमेंट, एक आपका प्लास्टिक मोमेंट। तो यहाँ पर से आपको तीन टाइप के फैक्टर मिलते हैं। अगर आप यील्डिंग को वर्किंग से डिवाइड करें, प्लास्टिक को यील्डिंग से डिवाइड करें और ओवरऑल को डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको अभी हमने बोला यील्डिंग डिवाइडेड बाय वर्किंग, इसको अपन बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम लोग MP डिवाइड बाय MY बोले तो इसको सेफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग MP डिवाइड बाय MW बोले तो इसको लोड फैक्टर बोलते हैं। तीनों का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू yielding moment divided by working moment, safe factor is equal to yield plastic moment divided by yielding moment, load factor is equal to plastic moment divided by working moment। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर तीनों में रिलेशन डेवलप करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं लोड फैक्टर इज इक्वल टू MP डिवाइडेड बाई MW। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय MY कर दो, डिवाइड बाय आप MY कर दो, ये पैरामीटर इसके साथ ले लो और इस पैरामीटर को आप इसके साथ ले लो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लोड फैक्टर इक्वल टू होगा, ये MP डिवाइड बाई MY को अभी हमने बोला था सेफ फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय MY डिवाइड बाई MW को बोला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब कि जो आपका लोड फैक्टर होता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन। सेफ फैक्टर भी आपके हमेशा ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है,
और इसका मतलब दो पैरामीटर जो ग्रेटर देन वन हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करोगे हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये का आपका ये सेफ फैक्टर के बेसिस पे, तो सेफ फैक्टर इज इक्वल टू हमने लिखा एम पी डिवाइड बाई एम वाई, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एम पी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड पी मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई, और एम वाई को लिखेंगे जेड ई मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई। यहाँ पर सिग्मा वाई से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्ट्रेस एजम्पशन ले रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी सिग्मा वाई होगा, ठीक है। तो इस जोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपकी जेड ई वेरी करेगी, जेड पी वेरी करेगी। और इस सेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपकी जो इलास्टिक स्ट्रेन है यानी जेड ई कांस्टेंट है, तो मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रिएक्शन ऐसा होता है, यानी दोनों का वैल्यू आपका ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाई जेड पी डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाई जेड ई, तो दिस टू दिस कैंसिल हो जाएगा, तो ये से फैक्टर इक्वल टू जेड पी डिवाइडेड बाई जेड ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन पे ये वैल्यू डिफाइन होती है। यहाँ पर एक बात और, मान लो कि ये जोन आपका ऐसा कोई रेगुलर शेप है, यहाँ से एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आती है, ठीक है। डेफिनेशन अभी देखते हैं। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जो कि कंप्रेशन जोन को और टेंशन जोन को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो पी एन एक ऐसी एक्सिस है जो कि हमेशा क्या करेगा, एरिया कंप्रेशन एरिया इज इक्वल टू टेंशन एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाई टू। अगर हमारा कंप्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन एरिया है तो टोटल एरिया डिवाइड बाई टू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल एरिया इज इक्वल टू कंप्रेशन एरिया प्लस टेंशन एरिया क्या होगा, और दोनों इक्वल अमाउंट है तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इस टेंशन जोन की एक कंप्रेशन जोन की एक सीजी होगी, और इस टेंशन जोन की एक सीजी होगी, जिसको अपन वाई टी बार बोलेंगे। तो यहाँ पर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग यानी जेड पी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इसको बोलते हैं। सो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, वाई सी बार प्लस वाई टी बार, या ऐसा कह देते हैं ए सी मल्टीप्लाई बाई वाई सी बार प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई वाई टी बार। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस पे, ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस पे। और हर एक की मटेरियल की कितनी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे केवल सेफ फैक्टर के बारे में। तो सेफ फैक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेप फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी शेप फैक्टर होता है, पहला हम लोग लिखते हैं रेक्टेंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर के लिए होता है आपका शेप फैक्टर 1.5, या इसी में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो उसका भी 1.5। दूसरा अगर हमारा डायमंड हो जाए, डायमंड के लिए हम लोग मानते हैं कि ये हमारा आता है 2.0, ठीक है। तीसरा आपका होता है सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल के लिए आता है 1.7। सेम आज की नेक्स्ट पे हम लोग लिख रहे हैं, ये हमारा सॉलिड सर्कल हो गया। सॉलिड सर्कल के बाद एक आपका आता है हॉलो सर्कल, तो नियरली इसकी वैल्यू 1.27 होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट लें, आई थिंक फिफ्थ सिक्स ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लें, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में ए पार्ट ले लें, व्हेन द बेस ऑफ ट्रायंगल, when the base of triangle is parallel to horizontal axis, यानी ये कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, तो इसका हो जाता है 2.34, ठीक है। नेक्स्ट होता है बी, when the base of triangle means ये is normal to horizontal axis, एच जेड लिख दे रहा हूं मैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है,
ठीक है, तो इसके लिए होता है आपकी इसकी वैल्यू 2.0। एक बात और कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा बी हो रहा है और ये हमारा कैपिटल एच है, तो यहाँ पर एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है जिसको अपन प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये इसकी वैल्यू होती है एच डिवाइडेड बाई स्मॉल एच मान के चलते हैं हम लोग, कैपिटल एच बाई रूट टू, और करेस्पॉन्डिंग स्मॉल बी होती है स्मॉल बी की वैल्यू एच बाई बी बाई रूट टू। ये कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ, तो आप इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग आता है 7 आई सेक्शन का। आई सेक्शन के अबाउट दो एक्सिस होते हैं। आई सेक्शन हमारा एक ऐसा एक्सिस होती है, एक ऐसा होता है, करेस्पॉन्डिंग एक ऐसी होती है, इसको अपन बोलते हैं फ्लैंज पोर्शन, तो इसको टॉप फ्लैंज बोलते हैं। और ये भी हमारा फ्लैंज पोर्शन होता है, इसको अपन बॉटम फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक एक्स एक्स एक्सिस होती है, एक एक्स एक्स एक्सिस होती है, एक वाई वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस और द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम लोग बोलते हैं जिस एक्सिस के अबाउट आपकी प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जीरो हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन, ऐसे एक्सिस जिसके अबाउट आपका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस एक्सिस के अबाउट हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस जो होगी वो सिमेट्रिक एक्सिस होगी। तो यहाँ पर एक एक्सिस मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, और एक होती है आपकी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो जो ये शेप फैक्टर की वैल्यू होती है 1.1 टू 1.14 होता है फॉर द मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस की वैल्यू होती है 1.65 टू 1.85 तक, ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पर हम लोग मेजर एक्सिस उसको बोलते हैं जिस एक्सिस के अबाउट, मेजर एक्सिस, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। जैसे मैं मेजर एक्सिस को x मान रहा हूं, तो आई एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन आई वाई वाई। ठीक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, उस एक्सिस के अबाउट हम लोग उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो उसको हम लोग माइनर एक्सिस। तो वाई एक्सिस को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, ये हमारा है माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद करना। आगे हम लोग एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे कि ये सारे डेटा आए कैसे, और उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे कि कोलैप्स लोड का सेम एज इट इज एक टेबल बना लेंगे और वहां से याद कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।